नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए 2024 दिसंबर के मंथ में हम जो सेकंड और थर्ड वीक में करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सभी टॉपिक कवर है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी या कोई भी अपॉइंटमेंट का टॉपिक, अवार्ड से रिलेटेड टॉपिक, सारे करंट अफेयर्स को हमने इस वीडियो में सेकंड और थर्ड वीक में हमने कवर किया हुआ है दिसंबर के मंथ का। और किस टाइप के क्वेश्चंस अंदर आपसे डिस्कस होंगे तो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। वन लाइनर के फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि नेशनल पंचायत अवार्ड अभी कितनी पंचायतों को दिया गया, किसके द्वारा दिया जाता है, ये सभी बात करेंगे। कौन सी फीमेल क्रिकेटर है जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बना ली, 4 सेंचुरीज बना ली हैं, कौन सी क्रिकेटर हैं, कोई किस देश की हैं, ये सब बात होगी। और किस राज्यों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर किए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आप सामने देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई और नए मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौन बने हैं, इनकी बात होगी। और उसके बाद हम लास्ट में आपसे इम्पॉर्टेंट डेज को कवर करेंगे, जिससे कि आपका पूरे के पूरे टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाए और साथ साथ आपको इसमें स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी कवर करते हुए चलेंगे। मैं उसको भी यहाँ पर कवर करता हुआ चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, नेशनल पंचायत अवार्ड इस साल 2024 में जिस पंचायत ने बेहतर परफॉर्मेंस किया उनको यहाँ सिलेक्ट किया गया है पंचायत अवार्ड के लिए, नेशनल पंचायत अवार्ड के लिए। तो भारत की सभी पंचायतों में टोटल 45 पंचायत ऐसी हैं जिनको यहाँ पर इस साल 2024 का नेशनल पंचायत अवार्ड दिया गया विज्ञान भवन नई दिल्ली में। इनका जो परफॉर्मेंस है ये देखा गया है कि किस प्रकार से इन्होंने वुमेन को एम्पावर किया, यूथ के लिए कुछ इन्होंने अलग सी स्कीम निकाली या अलग सा कुछ करने की कोशिश की, सफाई के मामले में किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया और साथ साथ सेल्फ गवर्नेंस के लिए इन्होंने कितना बेहतर परफॉर्मेंस किया। इस सारे मापदंड को देखते हुए इस अवार्ड के लिए इन 45 पंचायत को इंडिया की सिलेक्ट किया गया है। अब आपको मालूम होगा पंचायत का काम ही है कि लोकल जो लोग हैं उनको गवर्नेंस का मौका मिले, तो उसी प्रकार से सिस्टम है जिसमें यहाँ पर उसी को प्रमोट करते हुए ये अवार्ड शुरू किए गए हैं, जिससे कि भारत में और भी पंचायत बेहतर करने की कोशिश करें और इस अवार्ड को अगले साल प्राप्त कर पाएँ। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 ये दिया गया है, ये 45 पंचायत को दिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि किस सिटी में अभी रिसेंटली में इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। तो ये किया जाएगा गोरखपुर में। इसको 2025 सितंबर तक बनाकर तैयार कर लिया जाएगा और ये उस समय पर लॉन्च होगा। कब होगा? 2025 सितंबर में लॉन्च करने का टारगेट रखा गया है। गोरखपुर में इसे होस्ट किया गया और इसमें क्या काम होगा? तो एक प्रकार का ये सेंटर होगा जो कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य करेगा और साथ साथ जो वहाँ पर सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से वेस्ट को मैनेज किया जाता है वो भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर कहा जा रहा है। एनटीपीसी के कोलैबोरेशन से इसको बनाया गया, जिससे कि ये वेस्ट को मैनेज और एनर्जी जनरेशन में काम कर सके और साथ साथ लोगों और जो संस्थाएं हैं दूसरी उनको सिखा सके। ठीक, गोरखपुर में इसे इनॉग्रेट या होस्ट किया गया है और बाद में इनॉग्रेट किया जाएगा। पहली फीमेल क्रिकेटर कौन बनी जिन्होंने 4 ओडीआई सेंचुरीज बना दी हैं एक कैलेंडर ईयर में, और ऐसा करने वाली ये पहली फीमेल क्रिकेटर बन चुकी हैं। इनका नाम है, ये भारतीय क्रिकेटर है स्मृति मंदाना। ये लेफ्ट आर्म क्रिकेट खेलती है, बैटिंग करती हैं भारत की तरफ से, और इन्होंने एक कैलेंडर ईयर में
4 सेंचुरीज बना दी और उसी के साथ इनके नाम ये रिकॉर्ड बन चुका है एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने का। अगला, किस कंट्री में मिलिट्री एक्सरसाइज सिनबेक्स 1 ऑर्गेनाइज हुआ? ये पुणे में ऑर्गेनाइज हुआ है और पहली बार इसे पुणे में ऑर्गेनाइज कराया गया है। वैसे ये भारत और कंबोडिया के बीच में होने वाली एक ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है। ये ध्यान रखिएगा, एक ट्रेनिंग पर्पज से इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। कंबोडिया के साथ भारत इसको ऑर्गेनाइज करता है। अगर कंबोडिया की बात करें तो इसकी कैपिटल फेनोम पेन है और यहाँ के किंग है नोरोडम सिनामोनी और प्राइम मिनिस्टर हुन मानेत है और रियल यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, अपोजिशन पार्टीज ने, सभी अपोजिशन पार्टी जितनी भी हैं वो मिली और मिलने के बाद उन्होंने जगदीप धनखड़, जो कि भारत के इस समय पर वाइस प्रेसिडेंट लेकिन वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। दोनों पोस्ट में एक ही पर्सन होते हैं। जब भारत के प्रेसिडेंट नहीं होते हैं पद पर तो उनकी जगह पर ऑटोमेटिक हमारे राज्यसभा के चेयरमैन, जो कि उपराष्ट्रपति भी होते हैं, उनको वहाँ पर उनके कार्य के लिए भेज दिया जाता है और नहीं तो वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन है इस समय पर और वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़। उनका जो विपक्ष के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस था या वो जिस प्रकार से बिहेव कर रहे थे उसको देखते हुए अपोजिशन पार्टी ने अभी उनको नोटिस दे दिया है कि हम आपके खिलाफ जो आपको हटाने की प्रोसेस है वो शुरू कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट किसी को भी अगर आप हटाना चाहते हैं तो अपोजिशन या जो पार्टी होती हैं उनको वहाँ पर 14 दिन का उनको नोटिस देना होता है, जिससे कि वो अपने बचाव के लिए भी वो तैयारी कर सके। तो इसीलिए अभी उनको नोटिस दे दिया गया और ये हमारे आर्टिकल 67B में लिखा है कि उनको आप नोटिस देंगे 14 दिन पहले, वो उनको मिल चुका है। अब इसके बाद एक प्रोसेस चलेगा, उस प्रोसेस के बाद अगर वो सक्सेस हो जाता है तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट के पद खाली हो जाएगा जगदीप धनखड़ से। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेच है। इनको जो फुली मेजोरिटी चाहिए, मतलब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में और लोकसभा में भी नॉर्मल लोकसभा का जो लोकल मेजोरिटी है वो भी चलेगी और उसके बाद ये पद से निष्कासित होंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है। राज्यसभा में जो स्पेशल मेजोरिटी है वो 2/3 जितने मेंबर्स हैं पार्लियामेंट राज्यसभा में, उसमें जितने मेंबर पद पर हैं उनसे आधे से ज़्यादा और जो उस दिन प्रेजेंट है उसमें 2/3 ये होता है स्पेशल हमारा मत, जो कि प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए राज्यसभा से पास हो जाएगा। उसके बाद जो नॉर्मल मेजोरिटी से लोकसभा को भी पास करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं क्योंकि वहाँ पर जो अपोजिशन है उनके पास बहुमत नहीं है, तो इसीलिए खारिज होगा। लेकिन ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि किसी वाइस प्रेसिडेंट को इस प्रकार से अपोजिशन ने नोटिस दिया है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 67B के अंतर्गत ये जो नोटिस का प्रोसेस है वो किया गया है। अगला, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना को लॉन्च किया है? तो इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, सुख मतलब सुखविंदर सिंह सुक्खू, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा अभी रिसेंटली में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना को शुरू किया गया। इसके माध्यम से क्या करेंगे? तो इससे माध्यम से जो अंडर 18 साल से कम बच्चे हैं उनको यहाँ पर 1000 रुपये फाइनेंशियल एड के रूप में उनकी हायर एजुकेशन के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये स्कीम है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, हिमाचल प्रदेश की, फाइनेंशियल असिस्ट से रिलेटेड है, जिससे कि बच्चों को हायर एजुकेशन की तरफ अग्रसर किया जा सके। अगला, किस कंट्री में वर्ल्ड का पहला कार्बन 14 डायमंड बैटरी अभी डेवलप की गई है? तो कार्बन 14 ये कार्बन का आइसोटोप होता है, मतलब जिनमें जो नंबर्स हैं, एटॉमिक नंबर्स वो सेम हो और जो मास है, जो मॉलिक्यूलर मास है वो अलग हो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास होता है इनका 12। लेकिन यहाँ पर मास कितना है? यहाँ पर मास
की बात की गई है, ये 14 है। तो 14 मास वाले कार्बन का यूज करके अभी किस देश ने डायमंड बैटरी को डेवलप किया है, और ये किया है यूनाइटेड किंगडम की जो यूनिवर्सिटी है ब्रिस्टल में, जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा, और उनके साथ साथ यहाँ पर यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी भी कार्य कर रही थी, जिन्होंने वर्ल्ड का पहला कार्बन 14 डायमंड बैटरी को यहाँ पर डेवलप कर दिया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली में अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिली, इनके एंसेस्टर्स के बेस पर, जो इनके पूर्वज थे उनके बेस पर इटली की सिटीजनशिप ग्रांट कर दी है। तो ये इटली की सिटीजनशिप अभी मिली है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिली को, क्योंकि इनके जो दादा परदादा होंगे वो इटली से ही बिलोंग करते थे, इसीलिए इनको इस प्रकार से सिटीजनशिप दी गई है। यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा भारत के पास ऐसा कंडीशन हो सकती है, भारत ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। मतलब अगर आप भारत में हैं और अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपको नोटिस आएगा कि भाई आप इतने दिन में वहाँ की नागरिकता छोड़ दीजिए, अन्यथा आपकी भारत की नागरिकता चली जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन इटली में ऐसा नहीं है, और साथ साथ जो अर्जेंटीना है वहाँ पर भी ऐसा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट कर ली गई है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट के द्वारा। इटली ने अभी अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को यहाँ पर अपनी सिटीजनशिप ग्रांट की है। अगला, इंडिया की पहली एंटी पेस्टिसाइड बॉडी शूट, मतलब कि किसानों के लिए ना, जब वो पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं खेतों में, कीड़ों को मारने के लिए जो दवा छिड़कते हैं, वो दवा से बचाव के लिए बॉडी शूट लॉन्च कर दिया गया है, इंडिया का पहला है ये, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया, और जितेंद्र सिंह इस समय पर इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। होता क्या है, फार्मर्स जब पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो उनके स्किन में भी बहुत सारे जो उसके छोटे छोटे कण हैं वो चले जाते हैं, तो उनको स्किन की बीमारी हो सकती है। दूसरी चीज़, जब वो छिड़कते हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में बिखरती है, और उसके छोटे छोटे कण आसपास उड़ने लग जाते हैं, वो उनके नाक के थ्रू जाते हैं, तो उनको नाक या लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर एंटी पेस्टिसाइड सूट यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये इंडिया का पहला ऐसा सूट है, और जिसका प्राइस सिर्फ 4000 रुपये रखा है, अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की गई है, और इसको एक बार अगर आप यूज़ करते हैं तो लगभग 1 साल तक आप इसको धुलकर रीयूज़ कर सकते हैं। इससे फार्मर्स की हेल्थ भी बेहतर रहेगी, और उनको कोई दूसरी बीमारी इन पेस्टिसाइड्स की वजह से नहीं होगी, एंटी पेस्टिसाइड्स की वजह से नहीं होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी एसबीआई भारत का सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन सभी बैंकों में बात करें तो दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है, क्योंकि एचडीएफसी इसने अभी एचडीएफसी हाउसिंग के साथ कोलैब करके अपने आप को बड़ा, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन में बड़ा यहाँ पर दिखा दिया है। लेकिन एसबीआई अभी सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है और सबसे विश्वसनीय बैंक है। तो एसबीआई अभी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर नए बने हैं रामा मोहन राव अमारा। कौन? रामा मोहन राव अमारा। याद रखिएगा, अमारा जी की बात करें तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में भी एसबीआई में काम कर चुके हैं, और अभी ये मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में एसबीआई में नियुक्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि रोहन जेटली, ये डीडीसीए मतलब दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, इसके नए प्रेसिडेंट दोबारा से नियुक्त हो चुके हैं। रोहन जेटली वही पर्सन है जो कि अरुण जेटली आपने सुना होगा, भारत के फॉर्मर वित्त मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनके ये सुपुत्र हैं, और ये अब डीडीसीए के प्रेसिडेंट के रूप में दोबारा से नियुक्त हो चुके हैं, इलेक्ट हो चुके हैं। इनके खिलाफ जो चुनाव था वो कीर्ति आज़ाद ने लड़ा, वो हार गए, और अब ये डीडीसीए मतलब दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। अगला,
10th नंबर का इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में इसको 10th नंबर का इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर ऑर्गेनाइज कराया गया। 17 से लेकर 23 दिसंबर तक इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसमें बहुत सारे जो कलेक्टर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, ट्रेडर्स, साइंटिस्ट और भी पॉलिसी मेकर्स हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने फॉरेस्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको किस प्रकार से अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए उस पर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। इस मेले को इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई सी पटेल और चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। इसकी थीम रखी गई है महिलाओं को एम्पावर करने से रिलेटेड, तो वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इसकी थीम रखी गई है। महिलाओं को एम्पावर करने से रिलेटेड थीम यहाँ पर रखी गई। आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगी। अगला, अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि भारतीय क्रिकेट टीम वुमेन्स की ये ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेल रही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है। वहाँ पर ही टीम के मेंबर थे रविचंद्रन अश्विन। ये भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन स्पिनर रहे और इन्होंने अब वहीं पर रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इन्होंने टोटल 106 टेस्ट मैचेस खेले और उसमें 537 विकेट्स लिए। ये अनिल कुंबले के बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर हैं टेस्ट क्रिकेट में भारतीयों में। और अगर बात करें रविचंद्रन अश्विन, तो इन्होंने वनडे मैच भी खेले, ओडीआई मैच भी 116 खेले और टी20 मैच भी 65 मैचेस इन्होंने टी20 भी भारत के लिए खेले हैं। इंटरनेशनल की बात यहाँ पर की जा रही है। रविचंद्रन अश्विन इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला, अभी शकीब अल हसन ये बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। अभी रिसेंटली में इनके एक्शन पर विवाद हुआ, इसीलिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर इनके एक्शन पर रिसर्च की और लूप होल देखा कि कहाँ पर इनके एक्शन में लूप होल, कहाँ पर इनका एक्शन गलत है, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। इसीलिए रूल्स के अकॉर्डिंग ना पाए जाने की वजह से शकीब अल हसन को बॉलिंग एक्शन इलीगल कर दिया और अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये अनाउंस किया कि यहाँ पर शकीब अल हसन को बॉलिंग करने, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, हर जगह से बॉलिंग करने से रोक दिया गया है। बैटिंग करते रहेंगे, बॉलिंग के लिए यहाँ पर इन पर बैन हो चुका है शकीब अल हसन को। अगला, नेट सीवर ब्रंट ये इंग्लैंड की वुमेन खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी सबसे तेज टेस्ट क्रिकेट में शतक लगा दिया है। 96 बॉल खेलकर इन्होंने शतक लगाया और अभी ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, वुमेन्स क्रिकेट का जो इतिहास है उसमें इन्होंने सबसे तेज शतक लगाया है। इन्होंने श्रीलंका की चमानी सेने विरत्ने को यहाँ पर पीछे किया। उन्होंने 106 बॉल में शतक लगाया था और अब 26 साल बाद इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है 96 बॉल में शतक लगा के। ठीक, अगला क्वेश्चन, आईएनएस निर्देशक, इसका पर्पस क्या है डिज़ाइन करने के लिए? तो आईएनएस निर्देशक ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे, मतलब पानी में जो सर्वे होगा उसमें मदद करेगा और साथ साथ नेविगेशन में भारतीय नेवी को मदद करेगा। ये आईएनएस निर्देशक जिसको 18 दिसंबर को कमीशन किया जा चुका है नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। इसको डेवलप किसने किया? इसको डेवलप किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, जो कोलकाता में अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, ये निर्देशक क्या है? आईएनएस निर्देशक, तो ये सर्वे और नेविगेशन में पानी में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, अभी किस कंट्री के साथ भारत ने डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज की है? तो डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज ये भारत ने फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ की है। ध्यान रखिएगा,
अरब सागर में इस एक्सरसाइज को किया गया। दिसंबर में 3 दिन का 12, 13 और 14 3 दिन का ये पूरा एक्सरसाइज थी, जिसमें मिलिट्री कॉपरेशन और साथ साथ एक दूसरे की स्ट्रेंथ को बढ़ाने से एम रखकर इसे ऑर्गेनाइज कराया गया और ऐसा ही किया गया। आईएनएस ये इंडियन एयरफोर्स ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से। ठीक, अगला क्वेश्चन, मिखाइल कावेलासिल्वी ये अभी रिसेंटली में नई प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं। कहाँ की नई प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं? तो ये जॉर्जिया की नई प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं। ध्यान रखिएगा, मिखाइल कावेलासिल्वी ये अभी अनअपोज्ड यहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा, जॉर्जिया के ये प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। ये फॉर्मर फुटबॉल खिलाड़ी थे और अब ये यहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, गति शक्ति यूनिवर्सिटी, जो गति शक्ति यूनिवर्सिटी है उसके साथ इंडियन नेवी मिलकर यहाँ पर एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग पर कार्य करेगा। मतलब इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स और जो सैनिक होंगे, जो उनके दूसरे पर्सन्स होंगे, उनको यहाँ पर रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए गति शक्ति यूनिवर्सिटी हेल्प करने वाला है। एमओयू अभी रिसेंटली में साइन हुआ है। पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान मास्टर और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के अंतर्गत इस यूनिवर्सिटी को डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन, अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नंबर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की जो कॉन्फ्रेंस हुई, उन पर यहाँ पर चेयरमैनशिप की है भारत के प्रधानमंत्री ने। कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया? तो नई दिल्ली में कराया गया है। और इसका पर्पस क्या है? जो इसका पर्पस है यूनिफाइड डेवलपमेंट और साथ साथ स्ट्रेटजिक ग्रोथ को प्लान करना, जिससे कि आगे चल के भारत को सक्सेसफुल बनाया जा सके। अलग अलग जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उनकी यहाँ पर दक्षता, एफिशिएंसी को भी भारत के प्रधानमंत्री ने चेक किया है और बढ़ाने की कोशिश की है। अगला, जलवाहक स्कीम क्या है? तो जलवाहक स्कीम ये भारत को कार्गो मूवमेंट इनलैंड वाटरवेज में प्रमोट करना है। जैसे भारत की बाउंड्री ये है, तो भारत का जो सामान है वो यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो क्या होता है, जब यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो पहले यहाँ पर ट्रक में लगता है, फिर हाईवे का यूज़ करते हुए भारत जो सामान है वो दूसरी जगह पहुँचता है। लेकिन अब यहाँ पर ये किया जाएगा जलवाहक स्कीम के अंतर्गत कि जो यहाँ सामान है उसको यहाँ जहाज़ के माध्यम से ही भेज दिया जाएगा, जिससे कि खर्चा भी कम लगेगा भारत को और साथ साथ जो रश है, टाइम डिले है, वो भी कम हो पाएगा। इसीलिए जलवाहक स्कीम को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में किस संस्था ने AI पावर्ड प्लेटफॉर्म डेवलप किया जो कि डिस्कवर करता है उन मॉलिक्यूल्स को जो स्लो कर देते हैं एजिंग सिस्टम को? तो एजिंग सिस्टम को स्लो करने वाले मॉलिक्यूल्स को अभी डिस्कवर किया गया है IIIT दिल्ली ने। ध्यान रखिएगा, इसका नाम इन्होंने रख दिया है एज एक्सटेंड। क्या? एज एक्सटेंड इसका नाम रखा गया है। और ये डिस्कवर कर चुके हैं उस मॉलिक्यूल को जो एज को स्लो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा संस्था का नाम और इसका इन्होंने क्या नाम रखा है उस AI पावर्ड प्लेटफॉर्म का, तो उसका नाम है एज एक्सटेंड। ठीक, अगला क्वेश्चन, रिमतल्बा जीन इमैनुअल ओड्रियागो, जो रिमतल्बा जीन इमैनुअल ओड्रियागो है, ये अभी रिसेंटली में प्राइम मिनिस्टर के रूप में कहाँ पर नियुक्त हुए हैं? तो बुर्किना फासो में प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुए। बुर्किना फासो की जो मिलिट्री है उनके द्वारा इनको ये अपॉइंटमेंट दिया गया है। बुर्किना फासो की कैपिटल की बात करें तो ओयागो डोग्यू यहाँ की कैपिटल है। फ्रैंक यहाँ की करेंसी है और अफ्रीकन देश है ये। अगला क्वेश्चन, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? तो राजस्थान में अभी रिसेंटली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ऑर्गेनाइज हुई है और ये जयपुर में ये समिट ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें
अलग अलग मिनिस्ट्रीज, साथ साथ अलग अलग भारत की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे कि इंडियन रेलवे की अलग अलग सब्सिडरीज और भेल हो गई, महारत्न कंपनीज हो गई, उन्होंने यहाँ पर अपना एक सिस्टम और जो जिस पर वो बेहतर काम कर रहे हैं एक प्रदर्शनी लगाई है, जिससे भारत में जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंटरेक्ट किया जा सके। और राजस्थान में ये अभी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ कराया गया? जयपुर में कराया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस कंपनी को थर्ड पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, अभी वहां पर थर्ड पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिए गए, और वो भी दो प्रेस्टिजियस अवार्ड ये दिए गए हैं। तो ये दिए गए HSL को, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। ये इनकी लीडरशिप और साथ साथ इन्होंने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस किया उसको देखते हुए इनको ये अवार्ड मिला है। ये इंडिया की शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक पीएसयू है, जिसको थर्ड पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है। वो भी 2 अवार्ड इनको मिले हैं। अगला क्वेश्चन, एक्टिंग सेक्रेटरी बीसीसीआई के कौन नियुक्त हुए? तो बीसीसीआई ये भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है। ये जो बीसीसीआई है इसके सेक्रेटरी के रूप में जय शाह काम कर रहे थे, लेकिन अब वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो भारत की जो बीसीसीआई है उससे वो आईसीसी पहुंच गए। तो आईसीसी पहुंचने की वजह से बीसीसीआई से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मतलब बीसीसीआई का जो पद है सेक्रेटरी का वो खाली हो गया। इसीलिए अब जब तक कोई नया सेक्रेटरी नहीं चुना जाता बीसीसीआई में, तब तक के लिए देवजीत सैंकिया को यहाँ पर नया एक्टिंग सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा बना दिया गया है। अब बीसीसीआई की बात करें तो प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी, हेडक्वार्टर मुंबई, और 1928 में इसको फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, गूगल के द्वारा अभी रिसेंटली में गूगल ने जेनकास्ट को लॉन्च किया है। ये एआई मॉडल है जो कि वेदर को प्रिडिक्ट करेगा। ये भारत में और साथ साथ दुनिया में वेदर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने की यहाँ पर दावा किया जा रहा है गूगल के द्वारा। इसीलिए जेनकास्ट को इनके द्वारा, ये एक एआई मॉडल है जिसको लॉन्च किया गया है, और आने वाले जो खतरे हैं मौसम के चेंज की वजह से उसको ये पहले ही प्रिडिक्ट कर देगा, जिससे कि जो डैमेज है उसको कम किया जा सकेगा। गूगल के द्वारा जेनकास्ट को लॉन्च किया गया। क्या है ये एक एआई मॉडल है जो कि वेदर प्रेडिक्शन से रिलेटेड काम करेगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल टीवी रिपोर्ट अभी रिसेंटली में जारी हुई 2024 की, जिसमें यह बताया गया कि भारत जो टीवी ख़त्म करना चाहता है, टीवी 2025 में भारत का टारगेट है कि एंड हो जाए, और उसमें भारत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि 2015 से 2023 तक भारत ने लगभग 17.7 टीवी के जो केसेस हैं उनको रिड्यूस कर दिया है पहले के मुकाबले। तो इस रिपोर्ट, ये जो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है, ये भारत के जो कार्य हैं उसकी यहाँ पर सराहना कर रही है, और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया गया, जिसमें ये तो बताया ही गया, और साथ साथ यहाँ पर जो दुनिया में टीवी कम हो रही है वो 8% हो रही है लगभग, और भारत लगभग डबल यहाँ पर टीवी कम कर रहा है। भारत का टारगेट भी है कि 2025 तक हम टीवी को एलिमिनेट कर दें। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन काफ़ी अच्छा टारगेट है। अगर बेहतर परफॉर्मेंस और अग्रेसिवली परफॉर्मेंस होता है तो भारत इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन, इंडिया ने एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में कौन सी पोजीशन प्राप्त की है? तो इंडिया ने एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में 6ठी पोजीशन प्राप्त की। चाइना से हारने के बाद 6th पोजीशन यहाँ पर भारत को मिली है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी किस कंट्री के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ है? ये मेंबर नहीं बना है, सिर्फ इसने अभी फ्रेमवर्क पर साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। तो ये मालदोवा नाम का एक देश है जिसने अभी रिसेंटली में एग्रीमेंट साइन किया, और इसके माध्यम से ये भी अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेगा। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये भारत और फ्रांस के कोलैबोरेशन से 2015 में COP21 जो कि पेरिस में हुआ था वहाँ पर ही एग्जिस्ट हुआ, और इसका हेडक्वार्टर भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में अवेलेबल है।
2015 में इसको स्थापित किया गया था। तब से अभी तक इसके बाद 100 से ज़्यादा कंट्री ने मेंबरशिप ले ली है और साइन तो बहुत सारे देशों ने कर दिया है इस एग्रीमेंट में। अगर मालदोवा की बात करें तो इसकी कैपिटल चिसिनाउ है और की कैपिटल है चिसिनाउ और माया संधू यहाँ के प्रेसिडेंट है। रोमानियन यहाँ की लैंग्वेज और ल्यू यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ फाउंडेशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो यूनिसेफ फाउंडेशन डे हम 11 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इस बार इसका 78th एनिवर्सरी है जो कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की बताई गई। 1946 में 11 दिसंबर को ही इस संस्था को फाउंड किया गया। ये दुनिया में बच्चों के उद्धार के लिए, बच्चों के जो राइट्स हैं, जो उनको हेल्थ, एजुकेशन और प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनका एक्सप्लोटेशन ना हो रहा हो, उससे रिलेटेड वो ये काम करती है, उसके अगेंस्ट ये काम करती है। ठीक, अगला, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। 2001 में पहली बार इसको ऑब्जर्व करने का अनाउंसमेंट किया गया नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे को। कब? 14 दिसंबर को हर साल इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। अगला, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये 12 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल सपोर्ट, जिससे कि दुनिया में शांति और सिक्योरिटी को बेहतर किया जा सके, इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी हम 12 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, 12 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। अगला, विजय दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो विजय दिवस हम 16 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 16 दिसंबर को ही भारत को जीत मिली थी जब पाकिस्तान के साथ भारत का वॉर चल रहा था 1971 में। इसीलिए उसी जीत के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को हम विजय दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अगला, माइनॉरिटी राइट्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो माइनॉरिटी राइट्स डे हम 18 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, इसमें जो एथिक्स है, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, इन सभी को यहाँ पर कलेक्ट करके हम जो ये राइट्स डे है, माइनॉरिटी राइट्स डे 18 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि इस कोई भी, चाहे वो एथिकल हो या नॉन एथिकल हो, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे रिलीजियस हो, भेदभाव ना हो, कोई भी रिलीजियस वाला पर्सन हो, भेदभाव ना हो। इससे रिलेटेड हम राइट्स डे, माइनॉरिटी राइट्स डे हम 18 दिसंबर को 1992 से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगला, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे हम 18 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम रखी गई है ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट एंड रेस्पेक्ट देयर राइट्स। यूनाइटेड नेशन ने 2000 में इस डे को अनाउंस किया था, जिससे कि हम दुनिया में जो माइग्रेंट्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी कमी लगी हो इस कंटेंट में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए जो अपनी कमी है उसको सुधार सकें। धन्यवाद।